जिजीविषा की धनी ये असामान्य प्रतिभाएं। ऑडियो 6। बुद्धि संसार का सर्वोपरि बल। यूनान के बाजार में एक स्वामी अपने 3 गुलामों को बेचने के लिए खड़ा था। बड़ी देर तक खड़ा रहा। तीनों गुलाम का एक भी ग्राहक न मिल सका। उनमें एक तो अत्यंत कुरूप और छिणकाय था। अन्य 2 भी ढीठ और कामचोर मालूम होते थे। शायद इसी कारण उनके भाव तक पूछने कोई ग्राहक नहीं आया। उबकर मालिक ने इनकी कीमत भी कम कर दी। शाम होते होते एक वृद्ध दार्शनिक सस्ते माल की खोज में आया। भाव ताव करके दामों की योग्यता परखने के लिए उसने प्रश्न किया, तुम लोग कौन कौन से काम कर सकते हो? एक दास ने रटा रटाया उत्तर दिया, मैं कोई भी काम कर सकता हूं। दूसरे ने कहा, मैं सब कुछ कर सकता हूं। क्षणकाय और कुरूप दास का क्रम आया तो उसने बताया, मालिक, मेरे साथियों में से एक कुछ भी काम कर सकता है और दूसरे में सब कुछ कर लेने की क्षमता है। तो आप सोचिए, मेरे लिए रह ही क्या जाता है? वह दार्शनिक ग्राहक तीसरे दास का उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे खरीद लिया। मालिक के साथ उसने प्रवेश भी नहीं किया था कि मालकिन दूर से ही देखकर जल उठी। उसने अपने पति को तेज आवाज में चिल्लाकर कहा, क्या पूरे मेले के सभी दास मर गए थे जो इस काले कुरूप जानवर को खरीद लाए हो? जाओ इसे अभी वापस करो। मैं इसे अपने घर में नहीं रखूंगी। मालिक ने गुलाम के पास जाकर कहा, अब इस घर में रह सकना तुम्हारी इस योग्यता पर निर्भर है कि तुम मालकिन को प्रसन्न कर लो। मैं तुम्हें अपने पास से अलग करना नहीं चाहता हूं। गुलाम ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, स्वामी, आप इसकी चिंता न करें। मैं अपनी सेवाओं से मालकिन को इतना प्रसन्न कर लूंगा कि यदि आप भी मुझे बेचना चाहें तो वे बेचने नहीं देंगी। गुलाम ने अपने आश्वासन को प्रत्यक्ष कर दिखाया। उसकी सेवाओं से मालकिन प्रसन्न रहने लगी और उससे उसे बड़ी सुविधाएं मिल गईं और यहीं रहकर उसने पढ़ना लिखना सीख लिया। उस गुलाम का स्वामी विद्वान होने के कारण राजसभा में भी आया जाया करता था। वहां उसका अच्छा सम्मान था। मनोविनोद के लिए राजा तब अपने दरबारियों से बड़े अटपटे प्रश्न पूछा करते थे। इस प्रकार एक बार राजा ने एक जटिल प्रश्न पूछा जिसका सही उत्तर कोई न दे सका। वह दार्शनिक विद्वान जब अपनी पत्नी से इस विषय में चर्चा कर रहा था तो गुलाम भी वहीं मौजूद था। उसने ऐसा उत्तर दिया जो बिल्कुल प्रामाणिक और सही था। स्वामी उसे राज दरबार में ले गया और राजा भी उसके उत्तर से संतुष्ट हुआ। काले कुरूप क्षणकाय इस बुद्धिमान गुलाम का परिचय पूछा तो बताया गया कि यह वही इरसप है जिसकी कहानियां बच्चों को शिक्षित और सभ्य बना रही हैं। राजा इरसप का उत्तर सुनकर बेहद प्रसन्न हुआ और उसे दासता से मुक्त कर अपना सभासद बना लिया। इरसप अपने बुद्धि कौशल के बल पर सर्वाधिक सम्मान अर्जित करने लगा। बिकने और खरीदे जाने वाले पशुवत जीवन से ऊपर उठकर इरसप एकदम प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया। किंतु उसका यही विकास क्रम अन्य सभासदों की ईर्ष्या का कारण होकर उसके प्राणों का ग्राहक बन गया। इरसप अपने गुलामी के दिनों में भी कभी असंतुष्ट और खिन्न नहीं हुआ था। संघर्ष और बुद्धिमत्ता के फलस्वरूप जब उसके दिन पलट गए और जब उसे दूसरों की घात वृत्ति तथा अनिष्ट चेष्टाओं का आभास हुआ तो भी वह तनिक सा उदास नहीं हुआ। वह जब गुलाम था उसने कभी भी अपनी स्थिति का रोना नहीं रोया। उसमें अपने आप को बड़ा ही शिष्ट और सामंजस्यपूर्ण बना लिया था। गुलाम होकर भी वह अपने स्वामियों के साथ अत्यंत सभ्यता और शालीनता का व्यवहार करता। सौंपा गया काम पूरी दक्षता और मनोयोग के साथ अपनत्व की भावना से करता। प्रतिकूल स्थिति गुणवान की प्रतिभा को छिपाने की अपेक्षा उसमें और अधिक निखार लाती है। यद्यपि वह आरंभ से ही योग्य तथा अध्यवसायी था, लेकिन एक गुलाम माता पिता के घर जन्म लेने के कारण उसे भी गुलाम बनना पड़ा। माँ बाप के स्वामी ने इसी कारण उसे बेचकर पैसे खड़े कर लिए। कुरूप और दुबला पतला होने के कारण उसे कोई भी स्वामी अधिक दिनों तक अपने पास नहीं रखते। कुछ दिन काम लेकर उसे वापस बेच देते।
निरंतर परिवर्तित होने वाले स्वामियों के परिवार और वहां के अनुभवों के उसने कथानक बनाने शुरू कर दिए, जो बहुत ही मार्मिक और शिक्षाप्रद होते थे। अपनी कहानियों में पशु पक्षियों को भी पात्रों के रूप में प्रस्तुत करने के कारण उसकी रचनाएं बहुत ही रोचक तथा मनोरंजक होने लगीं। खाली समय में स्वामियों के बच्चे उसे घेर कर बैठ जाते और उससे कहानियां सुना करते। उसने सैकड़ों कहानियां रची, जो उससे बच्चों से बड़ों तक और बड़ों से सारे यूनान भर में फैल गई। विचारशीलता विवश जीवन में भी कई रास्ते खोज लेती हैं, जो मनुष्य के व्यक्तित्व को विकसित कर उसे ऊंचा उठाती। सदाशयी अंतिम स्वामी के पास रहकर उसने पढ़ना लिखना भी सीख ही लिया था, और वहां से उसे राजा ने सभासद बना लिया तो उसने कहानियों को लिखित स्वरूप देना आरंभ किया। उसका कथा साहित्य अपनी शिक्षण विशेषता के कारण सारे संसार में लोकप्रिय हो गया। राज दरबार में ईर्षभ की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा के कारण दूसरे सभासद अपनी अवहेलना के भय से सदैव उसे नीचा दिखाने का अवसर ढूंढा करते। एक बार यूनान पर लीडिया के सम्राट क्रुसस ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण बड़ा जबरदस्त था। यूनान की सेना के पांव उखड़ने लगे। संधि के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं था। प्रस्ताव रखा गया और लीडिया का सम्राट क्रुसस संधि वार्ता को तैयार हो गया। अब प्रश्न की वार्ता करने कौन जाए? यह संधि प्रकारांतर से पराजय ही थी और क्रुसस जो भी शर्त रखता उसे मानना ही पड़ता। इसके अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं। शर्तें अस्वीकार करने का तात्पर्य था बातों की असफलता और फिर वही आक्रमण, रक्तपात तथा युद्ध। प्रतिनिधि असफल होकर आए तो राजा का कोप भाजन बनना पड़ता। उस कारण वार्ता के लिए जाने को कोई तैयार नहीं हुआ। ईर्षभ ने ईर्ष्या रखने वाले राज दरबारियों ने इस अवसर का बड़ा ही उपयुक्त समझा और ईर्षभ को भेजने की सलाह दी। उसे क्रुसस के दरबार में भेजा गया। जब वह दरबार में पहुंचा तो उसका कुरूप मुंह देखकर दरबारियों ने घृणा से मुंह फेर लिया। ईर्षभ निराश न हुआ। राजा भी ईर्षभ के चेहरे से दृष्टि हटाकर अलग देखने लगा था। ईर्षभ ने कहा, श्रीमान, मेरा कुरूप मुंह ना देखें, परंतु हृदय को स्पर्श करने वाली एक कहानी इसी प्रकार मुंह फेरे फेरे ही सुन लें। क्रुसस को जिज्ञासा हुई। उसने ऐसी अनेकों संधि वार्ताएं देखी थी और उनमें भाग लिया था, परंतु आज तक किसी प्रतिपक्षी ने कहानी तो क्या, किसी प्रकार की घटना का उल्लेख नहीं किया था। ईर्षभ द्वारा कहानी सुनाने की इच्छा व्यक्त करने पर क्रुसस को आश्चर्य हुआ और उसने कौतूहलवश उसे स्वीकृति दे दी। ईर्षभ ने एक बहुत ही मार्मिक और करुण कथा सुनाई, जिसमें किसी दूसरे को अपने अधीन रखने की वृत्ति का अनौचित्य प्रतिपादित किया गया था। कहानी कहने का ढंग इतना प्रभावोत्पादक था कि क्रुसस का हृदय दहल उठा और वह यूनान को स्वतंत्र करके चला गया। इसकी सफलता पर यूनान का राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजदरबार में उसकी प्रतिष्ठा कई गुनी बढ़ गई, परंतु ईर्ष्यालु दरबारियों के कलेजे पर सांप लौट गया। उसके विरोध में वे तरह तरह के षड्यंत्रों की योजनाएं बनाने लगे। एक दिन ईर्षभ कहीं गया हुआ था। दरबारियों ने उनके सामान में चुपके से राजा की कोई बहुमूल्य वस्तु छुपा कर रख दी। जब उस वस्तु की तलाश हुई और कहीं नहीं मिली तो षड्यंत्रकारी दरबारियों ने ईर्षभ पर संदेह व्यक्त किया और उसके सामान की तलाशी ली गई। वह बहुमूल्य चीज ईर्षभ के पास पाई गई। उसने अपनी निर्दोषता बताई, परंतु उसे प्रमाणित न कर सकने के कारण दरबारियों ने न्यायकर्ताओं पर अपने प्रभाव का उपयोग कर उसे मृत्युदंड दिलवा दिया। ईर्षा अपनी कहानियां महान सद्गुणों और बुद्धि कौशल के बल पर आज भी अमर है। उसका जीवन बुद्धि बल के आधार पर असहाय, विवश और लाचार जीवन को समर्थ, सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्तित्व में बदल देने का अनुपम उदाहरण है। सद्गुणों के बल पर सफलता पाने वाले साइमन। साइमन अमेरिका के एक धन कुबेर का साधारण सा मुनीम। बोलीविया में लापाज प्रांत में ऋण उगाहने की नौकरी थी।
श्रमशीलता, दृढ़ संकल्प, सज्जनता और उदारता उसकी अमूल्य संपदा थी। भले ही वह ज्यादा पैसा नहीं कमा पाता हो, परंतु जो मिलता उसे ही संतोष से पति पत्नी खा लेते। वे गरीब थे, परंतु उन दोनों में अटूट प्रेम था। देखने वाले कहते थे दोनों जन्म के साथी हैं। पत्नी भी अपने पति की हर इच्छा को बिना कोई नुननच किए प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लेती। उसे देखकर यही लगता कि अमेरिकी काया में किसी भारतीय नारी की आत्मा विराजमान है। एक दिन मालिक ने साइमन को हिलोरियन आर्क नामक एक छोटी सी खादान के मालिक से ऋण वसूल करने के लिए भेजा। परिस्थितिवश आर्क समय पर पैसा चुका नहीं सका था। कर्ज था मात्र $600। साइमन ने जरा जोर देकर आर्क से पैसे देने के लिए कहा तो वह बड़े ही करुण स्वर में बोला, मैं सच कह रहा हूं, इस समय मेरे पास एक कानी कौड़ी भी नहीं। अभी भी मैं यह ऋण चुकाने में सर्वथा असमर्थ हूं। इतने करुण स्वरों ने साइमन के संवेदनशील हृदय को उद्वेलित कर लिया, परंतु वह विवश था, कर भी क्या सकता था। वह बोला, मैं तुम्हारी मजबूरी को अच्छी तरह जानता हूं, किंतु मैं क्या कर सकता हूं। तुम जानते ही हो कि आर्क की मैं एक नौकर मात्र हूं। मालिक की आज्ञा है कि आज पैसे लेकर लौटना, अन्यथा वे कानून का सहारा लेंगे। आर्क जानता था कि साइमन वह बात केवल धमकी देने के लिए नहीं कह रहा। वह गंभीर होकर बोला, अच्छा तो फिर जैसी ईश्वर की इच्छा, मैं यह खदान ही तुम्हारे मालिक के नाम पर कर देता हूं। उनसे कहना कि मुकदमा चलाना व्यर्थ है, क्योंकि मेरे पास इस खादान के अलावा कुछ भी नहीं है। यही मेरी एकमात्र संपदा है। साइमन ने सोचा, मालिक मुकदमा चलाएगा और उसे इस खादान के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इससे बेहतर है कि बिना मुकदमा चलाए ही खदान मालिक के अधिकार में आ जाए। इससे मनमुटाव भी नहीं होगा और स्थिति भी संभल जाएगी। तुरंत साइमन ने आर्क से खान की रजिस्ट्री करवा ली और अपने मालिक को यह शुभ संवाद देने के लिए रवाना हो गया। रास्ते में वह सोचता जा रहा था कि मालिक उसकी इस सफलता से बेहद खुश होंगे। $600 में भला कहीं कोई खान मिलती है। इस प्रकार अपने मालिक को अनेकों बार लाभ पहुंचाया था। इसी कार्य कुशलता के कारण वह मालिक का प्रिय और प्रशंसा पात्र था। उसके सद्व्यवहार तथा आत्मीयता से भले बुरे सभी प्रकार के आसामी खुश रहा करते थे। रात बड़ी देर से वह अपने मालिक के बंगले पर पहुंचा। नौकरों को हिदायत दी गई थी कि साइमन के आते ही कार्यालय में भेज दिया जाए। वहां मालिक जाग रहा था। धनवानों को चैन की नींद आती ही कब है। ब्याज और हराम की कमाई खाने वाला दिन रात किसी उधेड़ बुन में ही संलग्न रहता है। साइमन के कक्ष में प्रवेश करते ही उसने पूछा, सफल रहे? हां, साइमन बोला। आर्क की स्थिति बड़ी शोचनीय थी। उसने कर्ज के बदले अपनी खदान आपके नाम लिख दी। मालिक आशा के विपरीत एकदम उबल पड़ा। और तुम यह खुशखबरी मुझे सुनाने आए हो? कहीं तुम्हारी मति मारी तो नहीं गई थी? उस समय जब तुमने उसके प्रस्ताव को मान लिया, मुझसे बिना पूछे तुम्हें यह निर्णय लेने का अधिकार किसने दिया था? साइमन इस विपर्य को देखकर भौंचक्का रह गया। फिर भी वह विनीत स्वर में बोला, परंतु मालिक, इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। हम मुकदमा भी चलाते तो उसके पास खान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, एक फूटी कौड़ी भी। बेवकूफों जैसी बातें मत करो। कल तुम रुपयों के बदले मरा हुआ ढोर ही ले आओगे। आखिर उस खदान में से कौन से हीरे जवाहरात निकलते हैं? तुम्हें यह सौदा लाभप्रद लगता है तो $600 में तुम अपने नाम कर लो। मुझे तो पैसे से काम है। साइमन और आश्चर्यचकित रह गया। $600 का प्रबंध वह कहां से करेगा? सोचा, मालिक से क्षमा मांग लूं, परंतु मैंने अनुचित किया क्या है जो दया की भीख मांगू? उसने यह फैसला सहस्र स्वीकार कर लिया। उसे स्वयं पर विश्वास था कि पैसों का प्रबंध वह कहीं से भी कर लेगा। मालिक ने दूसरा निर्णय सुनाया, और हां, मुझे अब तुम्हारी सेवाओं की आवश्यकता भी नहीं है। यह चुपचाप सुनकर साइमन चुपचाप बंगले से बाहर आ गया। इस नई अप्रत्याशित परिस्थिति में
ना तो वह घबराया और न ही उसे कोई चिंता हुई कि अब क्या होगा। आत्मविश्वास और स्वाभिमान की सबसे बड़ी उपलब्धि यही तो है। दूसरे दिन साइमन ने अपने एक संबंधी से $600 उधार लेकर मालिक को दे दिए तथा स्वयं पत्नी और 2 नौकरों को लेकर खदान पर आकर रहने लगा। पत्नी ने भी साइमन की कोई आलोचना नहीं की और न ही किसी प्रकार असंतोष व्यक्त किया। चारों मिलकर खदान पर काम करने लगे। उससे जो कुछ मिलता दोनों नौकरों का पारिश्रमिक चुकाने के बाद खाकर खुश रहते। हालांकि उसे नौकरी छोड़ देने से कोई घाटा नहीं उठाना पड़ा, उल्टे वह स्वतंत्र हो गया। किसी का प्रतिबंध नहीं, किसी का दखल नहीं। पति पत्नी दोनों पहले जिस प्रेम और आत्मीयता के अमृत से सिंचित रूखी सूखी खाते थे, वही अमृत अब और भी मधुर हो गया था। कहते हैं कष्ट कठिनाइयों मनुष्य के उज्जवल भविष्य का प्रवेश द्वार खोलने के लिए आया करती हैं। साइमन प्राणपन से अपने काम में जुटा रहता। एक दिन कुदाल चलाते चलाते टन की आवाज हुई। शायद किसी धातु से कुदाल टकराया था। साइमन ने मिट्टी हटाकर देखा, बहुत से चमकीले पत्थर चमक रहे थे। लगा कोई खजाना हाथ लग गया है। वह उन पत्थरों को लापाज के एक इंजीनियर के पास ले गया। रासायनिक परीक्षण के बाद पता चला कि उस खदान में कीमती रांगा है। मिट्टी में रांगा 8% था, जो काफी माना जाता है। साइमन के भाग्य देवता जाग उठे। अब वह और अधिक श्रम लगाकर काम करने लगा। सारे दिन खुदाई करता और जब माल काफी हो जाता तो उसे बेच देता। उसके जो दाम मिलते उसके आसपास की भूमि भी खरीद लेता। मजदूरों की संख्या बढ़ा दी गई। सुविधाएं और साधन भी निरंतर बढ़ने लगे। 3 वर्षों की अवधि में उसका कारोबार अच्छा चल निकला। एक शोधक कंपनी का प्रतिनिधि गुगनहोम साइमन के पास आया और बोला, इन खदानों की हम 15 लाख रुपए कीमत दे सकते हैं। इतना पैसा पाकर आराम की जिंदगी बिताने की ललक साइमन में एक बार जगी, परंतु पत्नी ने समझाया कि यह सौदा मत करो। यह कंपनी इस खान के 15 लाख रुपए दे रही है। इसका मतलब है कि हमारी खदान निश्चय ही 15 करोड़ की है। सौदा नहीं हो सका। 3 वर्ष और बीत गए। साइमन की संपदा बढ़ती गई। कुछ ही दिनों में वह करोड़पति बन गया। तब गुगनहोम ने एक समझौता करने का प्रस्ताव रखा, जिसके अनुसार साइमन को रांगे की खानों से लाभ अर्जित करने वाले एक ट्रस्ट का प्रधान बनाया गया। साइमन को 51% की साझेदारी दी गई और उत्पादन में सारी पूंजी दूसरे अमेरिकियों ने लगाना स्वीकार किया। इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से पूर्व भी साइमन ने अपनी पत्नी से विचार विमर्श किया। वह अब पूर्णतया सहमत थी। साइमन अमेरिका का सबसे बड़ा खदानपति बन गया। तभी उसे हिलरीन आर्क की याद आई, जिसने $600 में वह खदान बेची थी। आर्क का पता लगवाया तो उसकी स्थिति बड़ी दयनीय थी। फिर भी आर्क ने साइमन को बधाई दी। दोनों उसी आत्मीयता से मिले। साइमन को यह उचित लगा कि आर्क को खान की कमाई का एक अंश नियमित रूप से दिया जाता रहे। इसे आर्क ने बहुत धन्यवाद देते हुए स्वीकार किया। ट्रस्ट का प्रधान बन जाने के बाद साइमन ने कई व्यापारिक यात्राएं की। वह अब साधारण नौकर से करोड़पति बन गया था, परंतु उसके व्यक्तित्व की विशेषताएं ज्यों की त्यों विद्यमान थी। वही दयालुता, वही उदारता, वही श्रमशीलता तथा लक्ष्य के प्रति उत्साह और धैर्यपूर्ण लगन। एक बार साइमन से पुराना मालिक मिलने आया। वह उसी पुरानी स्थिति में पड़ा था। उसके सामने आकर पछताने लगा, काश मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालता और तुम्हारे सौदे को स्वीकार कर लेता। साइमन ने बड़े ही भोलेपन से कहा, तो क्या हुआ? आप अब भी मेरे मालिक हैं। चाहें तो पूरी खदान अपने कब्जे में ले सकते हैं। और पूरा कमरा एक ठहाके से गूंज उठा। साइमन ने यह बात बिल्कुल निर्विकार भाव से कही थी, परंतु धन लोलुप व्यक्ति सदैव इसी उपहासास्पद स्थिति के पात्र होते हैं। साइमन ने सामाजिक उत्थान के कार्यों में भी काफी पैसा खर्च किया। वह विकास के जिस आकाश को छू गया, उसके मूल में सद्गुणों की शक्ति है। साइमन यदि स्वाभिमानी नहीं होता, मेहनती नहीं होता, उदार नहीं होता, तो सौभाग्य का द्वार उसके लिए सदैव ही बंद रहता।